प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10th विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं कई दिनों से आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थी घर पर रह करके ही कोरोना के इस महामारी के दौर में अध्ययन कर रहे होंगे। कल तक मैंने आपको हमारा कंपन यंत्र हृदय कार्यप्रणाली के बारे में बता रहा था और मैंने आपको बता दिया था कि बायां आलिंद जैसे ही रुधिर से O2 युक्त रुधिर से पूरा भरता है। मैं यहाँ बता रहा था, समय समाप्त हो जाने के कारण मैं टॉपिक पूरा नहीं कर पाया कल, इसलिए मैं आज इसको पूरा कर रहा हूँ। यहीं से पॉइंट शुरू करेंगे कि जब बायां आलिंद O2 युक्त रुधिर से भर जाता है तो आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। जिससे शुद्ध रुधिर बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय में ये जैसे ये कपाट खुलेगा, अब देख रहे होंगे ये कपाट खुलता है। यहाँ उपयुक्त रुधिर है, ये कुपोषित धमनी के द्वारा दाएं फेफड़े से और उपयुक्त से राइट मार्जिन में आ गया है। यहाँ O2 युक्त रुधिर है और इधर पाया जाता है वो CO2 युक्त रुधिर पाया जाता है। तो यहाँ से O2 युक्त रुधिर इसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये कपाट अपने आप क्या हो जाते हैं, द्विवेदी जो कपाट है वो अपने आप बंद हो जाते हैं। अब किसमें आ गया, बाएं निलय में आ गया है। शुद्ध रुधिर बाएं निलय में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब बायां निलय शुद्ध रुधिर से भर जाता है या O2 युक्त रुधिर से जब बायां निलय O2 युक्त रुधिर से भर जाता है उसमें प्रकुंचन होता है। जिससे O2 युक्त रुधिर शरीर की समस्त अंगों की कोशिकाओं तक महाधमनी की सहायता सभी अंगों की कोशिकाओं तक, तो मैं लिख देता हूँ ऊपरी महाधमनी द्वारा, तो ऊपर क्या हो, ऊपरी महाधमनी द्वारा तो शरीर के ऊपर में वो और ये निचली महाधमनी है। इस निचली महाधमनी के द्वारा शरीर के नीचे क्या होगा, निचली महाधमनी द्वारा शरीर के निचले अंगों को
निचले अंगों में सभी समस्त अंगों की कोशिकाओं तक वेक्टर बंद कर दिया मैंने। शुद्ध रुधिर पहुंच जाता है। पहुंच गया भाई, शुद्ध रुधिर कहाँ पहुंच गया? समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। यानी इस बात को आप लिख लें एक बार, फिर मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। एक बार इसकी कार्यप्रणाली और बताऊंगा आपको लिख करके, भाई कार्यप्रणाली कैसे है इसकी। हाँ तो भैया देखिए, मैं इसकी कार्यप्रणाली आपको बीच में एक बार बताऊंगा किस तरह से हमारा कार्य करता है, फिर उसकी क्रियाविधि भी लिखवा दूंगा मैं आपको। तो उससे पहले तो आपने इसके बारे में एक बार पढ़ते हुए देख लें। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, लिख लिया हो तो मैं इसको बिठा रहा हूँ। अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसका है ना आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कर लें आप? स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, अब आपको इस बात का पता चल गया होगा कि इस प्रकार एक चक्र के दौरान हृदय से रुधिर है दो बार गुजरता है। एक चक्र के दौरान दो बार कैसे गुजरता है? देखो, एक बार तो ये आ गया, ये यहां से बाहर निकल गया, और दूसरे में ये आ गया और यहां से बाहर निकल गया। यानी एक चक्र में रुधिर मानव हृदय में दो बार प्रवेश करता है। एक चक्र में दो बार कैसे? एक बार तो शुद्ध रुधिर बाहर निकलता है, अशुद्ध रुधिर प्रवेश करता है, तो दो बार हो गया ना। तो एक चक्र में हृदय से रुधिर दो बार प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि पहला परिसंचरण तंत्र तो फुफ्फुसी होता है, यहां से पहला परिसंचरण तंत्र फेफड़ों में गया और दूसरा दही होता है शरीर में गया। इस तरह की हमारी इसकी कार्यप्रणाली होती है, इस तरह की कार्यप्रणाली हमारी हृदय की होती है। तो क्या लिख लेंगे कि इस प्रकार एक चक्र के दौरान, इस प्रकार एक चक्र के दौरान रुधिर हृदय से कितनी बार गुजरता है भाई? हृदय से दो बार गुजरना पड़ता है, दो बार गुजरता है। अब दोनों बार कौन कौन सी? आप चाहो तो लिख लो इसको कि पहली बार तो है ना फुफ्फुसी है, पहला परिसंचरण तो फुफ्फुसी होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं ना, तो इसलिए लिख लो, इसलिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसमें भी पहला परिसंचरण तंत्र तो क्या होता है? पहला परिसंचरण तंत्र फुफ्फुसीय होता है। कौन सा होता है भाई? पहला परिसंचरण फुफ्फुसीय होता है। पहला परिसंचरण तंत्र फुफ्फुसीय होता है, जबकि दूसरा परिसंचरण तंत्र, दूसरा परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? दूसरे परिसंचरण तंत्र को दैहिक कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे शरीर के अंगों में
विभाजित कर दिया जाता है। और हृदय के समस्त कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? हृदय के समस्त जो कार्य प्रणालियां हैं, संपूर्ण गतिविधियां हैं, उनको पेसमेकरों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हृदय के समस्त गतिविधियों को पेसमेकर नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करते हैं भाई? पेसमेकर नियंत्रित करते हैं। ये आपका यहाँ का टॉपिक हो गया है। देखिए मैं आपको एक बार और बोल के बता देता हूं कि हमारा हृदय उसकी कार्य प्रणाली लिखवा दूंगा मैं। यह हृदय पेशी अंग मैंने आपको लिखवाया है और हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, जो क्या करता है? शरीर को रुधिर और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करके और बाहर निकालने का काम करता है। हमारे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रुधिर के साथ शोषित करके आरबीसी पर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। आपको यह भी पता है कि हमारा हृदय 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 1, 2, 3 और 4। हमारा ये हृदय है जो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद और दाएं निलय और बायां निलय। इस तरह से 4 हिस्सों में बटा रहता है। ये दोनों आलिंद एक साथ काम करते हैं, ये दोनों निलय एक साथ काम करते हैं। दोनों आलिंद एक साथ अणु से चलन होंगे ताकि इसमें शुद्ध रुधिर आ जाए, इसमें अशुद्ध रुधिर आ जाए। दोनों एक साथ बोलते हैं, इसमें शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर आ गया, इसमें शुद्ध रुधिर आ गया। कपाट दोनों एक साथ बंद होते हैं। फिर प्रकुंचन होता है तो दोनों निलय में एक साथ होता है, दायां निलय और बायां निलय दोनों एक साथ से करते हैं। इसके द्वारा तो शुद्ध रुधिर शरीर में चला जाता है और इसके पिचकने से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। इस तरह से एक चक्र के दौरान रुधिर से हृदय को कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे छोड़ते हैं? तो हम जो श्वास लेते हैं, इस श्वास के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। हमने पहले फेफड़े वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि हमारे शरीर में लगभग 15 करोड़ कोशिकाएं एक फेफड़े में होती है। ये 15 करोड़ कोशिकाएं क्या कर लेती है? ऑक्सीजन को चूस लेती है और उसी समय शरीर के विभिन्न भागों से रक्त के द्वारा लाया गया अशुद्ध रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उसको वहां मुक्त कर दिया जाता है और रुधिर पुनः ऑक्सीजन को लेकर के और बाएं आलिंद में से प्रवेश करता हुआ बाएं निलय से निकल करके शरीर के भागों में पहुंच जाता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से बाईं ओर से ही आता है और कोष्ठक बायां बढ़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। किस तरह से दिल के कपाट बंद होंगे, मध्य में दोनों ये पाई जाती है जिसको 2 भागों में बैठाती है। यहाँ दोहरी परिबद्ध आवरण झिल्ली है जिसके अंदर एक क्या नाम से हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है। ये हृदय आवरणीय द्रव क्या करता है? हमारा ये हृदय आवरणीय झिल्ली के अंदर भरा हुआ द्रव भारी चोटों से क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। वाल्वों का प्रमुख कार्य होता है कि रुधिर को सही सीधी दिशा में बैठ देते हैं। ये सारे के सारे वाल्व नहीं जो केवल इधर तो रुधिर को आने देंगे, लेकिन अगर ये रुधिर वापस जाना चाहे तो नहीं जाने देंगे। जब ये वापस जाएगा तो आना हो जाता है। वाल्वों ने अपना काम गलत कर दिया। ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर आपस में मिल गए तो समझिए हार्ट अटैक हो गया। कई बार शरीर के अंगों को तो ज्यादा आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, उस समय हमारे हृदय की धड़कन क्या होती है? बढ़ जाती है। 72 से 80 बार तक तो ठीक रहती है, लेकिन उसके द्वारा यदि आगे जा रही है तो हमारी घातक सिद्ध हो जाती है। एक बार आप वर्बली तौर पर इसकी कार्यप्रणाली बहुत समझ लें, फिर मैं आपको इसकी कार्यप्रणाली लिखवा दूं। ठीक है भाई, देखो सर्वप्रथम या तो आप सीधे चक्र से इसे ध्यान में रखें या फिर आप अशुद्ध वाले से चक्र से आप ध्यान में रखें। दोनों में से कोई सा एक फार्मूला लिखना शुरू करें। देखिए हमारा कंपन यंत्र हृदय पेशीय ऊतकों से बना हुआ एक
पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। हमारे शरीर में चेस्ट भाग में बाईं और थोड़ा 2/3 तिरछा स्थित होता है। एक बात हो गई, हमारे हृदय की जो यहाँ से लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई होती है इसकी जो 9 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ। अब आप देखिए शरीर के नीचे वाले जो अंग हैं उनसे सब में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर निचली महाशिरा के द्वारा सीधे दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। उसी प्रकार शरीर के ऊपरी अंगों से ऊपरी महाशिरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। उस समय ये आलिंद निलय कपाट क्या होते हैं, जैसे ये हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में इस तरह से बंद रहते हैं, यहाँ इस तरह से ये बंद रहते हैं। कपाट जैसे ही दायां आलिंद अशुद्ध रुधिर से भर जाता है, आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और दाएं निलय के अंदर अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही ये वाल देखो इधर को रुधिर को जाने से रोकेंगे, ये इधर रुधिर को जाने से रोकेंगे, ये बंद रहेंगे, फिर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये वाल तो खुल जाएगा और ये वाल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि रुधिर वापस इसमें नहीं जाए, केवल कहाँ जाए, उसे धमनियों में जाए, है ना। तो ये बंद हो गया, ये हो गया, इसके बढ़ते ही इसमें प्रकुंचन होगा और यहाँ से सारा अशुद्ध रुधिर ये देखिए पुप्पोषित धमनी के द्वारा ये दाएं फेफड़े में गया और ये पुप्पोषित धमनी के द्वारा बाएं फेफड़े में गया। ये बायां और दाएं फेफड़े में दोनों में रुधिर चला गया है, दोनों तरफ चला गया। वहां हमारी सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन लाई गई है वो ऑक्सीजन कूपिकाओं के द्वारा चूस ली जाती है और विसरण द्वारा रुधिर में मिला दी जाती है। जब वो रुधिर में मिल गई है, रुधिर में मिलने के पश्चात क्या होगा, पुप्पोषित शिराओं के माध्यम से, पुप्पोषित शिराओं के माध्यम से सीधा बाएं आलिंद में, यहाँ से देखो ये प्रवेश कर रहा है, उधर ये बाएं आलिंद में यहाँ से इसके पीछे से होकर के नलिका है जो इसमें सीधा डाल दी, दोनों तरफ ये डाल दी जा रही है, ठीक है ना। इधर से तो ये डाल रही है और इधर से ये डाल रही है, दोनों तरफ से डल करके इसमें आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से। जैसे ही बायां आलिंद, जब तक ये कपाट बंद रहेंगे, बायां आलिंद जैसे ही बढ़ जाएगा, बायां आलिंद जैसे ही बढ़ जाएगा, बाएं आलिंद के बढ़ते यहां से क्या हो जाएगा, वाल्व खुल जाएंगे। वाल्व खुलते, जब तक ये वाल्व बंद थे, ये वाल्व बंद थे, ये वाल्व खुलेगा, ये पूरा भर जाएगा। जैसे ही ये वाल्व बंद होंगे, ये वाल्व खुल जाएगा, यहाँ प्रकुंचन होगा बाएं निलय में, बाएं निलय प्रकुंचन करेगा तो सिकुड़ते ही इसके अंदर सीधा ऊपरी महाधमनी में डाल दिया जाएगा। ऊपरी महाधमनी से यहाँ से तीनों सिर और दोनों भुजाओं के लिए रुधिर हो जाएगा, बाकी बचा हुआ शरीर के नीचे के अंगों में रुधिर को पहुंचाने का काम करेगा। अर्थात इस प्रकार की कार्य प्रणाली से हमारा हृदय एक चक्र में 2 बार रुधिर को गुजारता है, इसीलिए हमारे इस चक्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र नाम से जाना जाता है। ये तो आपको मैंने हृदय की संरचना और उसके काम करने का तरीका बता दिया। अब आप हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसको शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हैं। लिखिए, हृदय की जो कार्य प्रणाली है इसी को मिटा करके लिखवा देता हूं मैं, शॉर्ट स्टेप में लिखवा दूंगा इसको। आपको भलीभांति दिख गया होगा, सीधा रास्ता है, यहाँ से रुधिर आया, यूं आया, यहाँ से चला गया, यहाँ से वापस एंट्री ली, यूं आया, यूं सीधा शरीर में चला गया। ये बार बार ये क्रियाएं होती रहती है। अब आप देख लीजिए ये क्रियाएं लगातार इस तरह से हमारे हृदय में, एक बार जो लबडब की ध्वनि आती है, ऐसे करता रहता है ना, लबडब बोलते हैं इसको, धक धक भी बोल देते हैं कुछ। हृदय की जो धक 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 ऐसी कार्य प्रणाली है, इसमें इन दोनों का फैलना, इन दोनों का सिकुड़ना एक साथ होता है, इन दोनों का फैलना, इन दोनों का सिकुड़ना एक साथ होता है। ये क्रिया होती रहती है, ऊपर वाले में बढ़ता रहता है, नीचे वाला क्या करता रहता है, उसको पंपिंग करके भेजता रहता है। मैंने ये भी आपको बता दिया कि एक दिन में लगभग 8000 लीटर रुधिर को हमारा हृदय पंपिंग करने का कार्य करता है। 1900 लीटर अकेला हमारी दोनों किडनियों को भेजा जाता है। दोनों किडनियां क्या करती हैं, नेफ्रॉन की सहायता से इसे निस्संदन की क्रिया करती है, छानने की क्रिया करती है, जिसमें से 2 से 2.5 लीटर मूत्र बाहर निकल करके जाता है, जो शरीर का अपशिष्ट कहलाता है। तो हृदय की कार्य प्रणाली।
हृदय की कार्य प्रणाली। देखिए हृदय कार्य प्रणाली में लिखेंगे हृदय का जो आलिंद और निलय है इनमें जो संकोचन और शिथिलन की क्रिया प्रणाली होती है। तो यहां से लिखते चले जाओ हृदय के आलिंद और निलय में प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन क्रिया प्रणाली क्रिया होती रहती है। ये लगभग 180 के बैठकर से कितनी बार होती है भाई? 80 बार होती है। और एक लयबद्ध तरीके से होती है कि पहले इन दोनों का पहलना होता है, इन दोनों का पिछड़ना होता है। तो उसी तरह से होगा, नहीं पहले ये पिछड़ जाए उसके बाद ये फैलने, ऐसा नहीं। ये एक लयबद्ध तरीके से होती है। कैसे होती है? लयबद्ध तरीके से लिखेंगे कि हृदय की जो संकुचन और शिथिलन प्रणाली है ये सभी क्रियाएं एक लयबद्ध तरीके से होती हैं। प्रकुंचन या संकुचन कह दो, संकुचन और अनुशिथिलन क्रियाएं एक लयबद्ध का मतलब होता है क्रमवाई तरीके से होती हैं। कैसे होती है भाई? संकुचन और अनुशिथिलन क्रियाएं एक लयबद्ध तरीके से होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। हृदय की एक धड़कन के साथ एक चक्र पूरा हो जाता है। हृदय की एक धड़कन के साथ एक चक्र पूर्ण हो जाता है। एक चक्र के साथ में क्या हो जाता है भाई? एक धड़कन के साथ एक चक्र पूरा हो जाता है तथा एक चक्र में क्रियाएं क्या क्या होती है? एक चक्र के दौरान होने वाली क्रियाएं। अब क्या क्या क्रियाएं होती है बताओ एक चक्र के दौरान? नंबर 1 सबसे पहले ले लो आप, और सबसे पहले आप शिथिलन लिख लो, दोनों आलिंदों का शिथिलन। तो शिथिलन में आप लिख देंगे कि इस अवस्था में दोनों आलिंद शिथिल अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में दोनों आलिंद शिथिल अवस्था में दोनों आलिंद कौन सी अवस्था में आ गए भाई? शिथिल अवस्था में हो गए, जिससे क्या होता है? दोनों आलिंदों में अशुद्ध रुधिर इकट्ठा हो जाता है, जिससे एक आलिंद CO2 युक्त रुधिर से
भर गया। O2 युक्त रुधिर से तो कौन सा बनेगा, दायां, और CO2 युक्त से तो दायां, और O2 युक्त से बायां आलिंद भर जाता है। आपने अगर इसे लिख लिया हो तो ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आलिंदों में क्या होगा, संकुचन होगा। आलिंद निलय कपाट खुल करके आलिंदों में संकुचन होगा, तो रुधिर आलिंद से किसमें प्रवेश कर जाएगा, निलय में प्रवेश कर जाएगा। मिटा देता हूं इसको मैं। हाँ भाई, नेक्स्ट में लिखो आलिंद संकुचन। देखिए आलिंद संकुचन क्या होता है। इस अवस्था में आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और रुधिर निलय में चला जाता है। एक ही बात लिख दो, इस अवस्था में आलिंदों के आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं तथा रुधिर निलयों में भर जाता है। रुधिर किसमें भर जाता है भाई, निलयों में भर जाता है। अब रुधिर भर गया निलयों में, इसके अलावा हम क्या करें, अब क्या होगा, एक चीज का और ध्यान रखना कि दायां आलिंद सदैव बाएं आलिंद से पहले, सदैव बाएं आलिंद से पहले कुछ देर संकुचित पहले होता है। यहां मोस्ट बात एक चीज ध्यान रखना कि दायां आलिंद सदैव, दायां आलिंद सदैव बाएं आलिंद से कुछ समय पहले संकुचित होता है। ये है ना जवाब, इधर की तरफ का भी होता है, ये कुछ देर इससे पहले संकुचित नहीं होता। इससे पहले कौन सी संकुचित होता है, अब ये यहाँ हो गया तो निलय संकुचन की बारी आ गई। तो तीसरे पॉइंट में लिखो निलय संकुचन। देखिए निलय संकुचन में क्या होता है कि निलय के संकुचन के समय आलिंद निलय का पाठ तो बंद हो जाते हैं। जब निलयों का संकुचन होता है तो आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। और कौन से, कुपोषित धमनी का कपाट खुल जाता है, उधर क्या नाम से महाधमनी के कपाट खुल जाते हैं। महाधमनियों के कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते
इसमें चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। अब निलय शिथिलन होता है। अब किसका शिथिलन होता है? निलय। तो ये यहाँ तक आपने लिख किया हो तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, एक बार लिख रहे हो मिला करके आप। हाँ भाई, अगर लिख नहीं पाए स्क्रीनशॉट भी दिया जा सकता है, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको आराम से। बाद में भी इसे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसलिए स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए ठीक रहता है। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। अब बारी है निलय शिथिलन की। निलय शिथिलन में क्या होता है देखिए, पॉइंट नंबर 4 निलय शिथिलन। देखिए निलय शिथिलन के दौरान क्या होता है, संकुचन के पश्चात निलयों में शिथिलन होता है। निलयों में शिथिलन होता है, पहले संकुचन होता है, संकुचन होने के पश्चात निलयों में शिथिलन होता है। अब शिथिलन के दौरान क्या होता है, अर्धचंद्राकार जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं और आलिंद निलय कपाट बन जाते हैं। इस समय धमनियों में लगे चंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं तथा आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। आलिंद निलय कपाट खुल गए भाई। इससे क्या होता है, रुधिर पुनः आलिंदों से निलयों में आ जाता है, जिससे रुधिर पुनः आलिंदों से निलयों में प्रवेश करने। ये आपकी हृदय की कार्य प्रणाली पूरी हो गई है। अब आप कंपन यंत्र हृदय के आगे बढ़ने का प्रयास करें। हाँ भाई विद्यार्थियों, देखिए एक बार आप इसकी क्रिया प्रणाली पर और ध्यान दें। क्यों, हमारी हृदय की जो कार्य प्रणाली है बहुत मोस्ट है। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो चित्र बना रखा है, ये चित्र आपको किताब में बनाना है, आपकी नोटबुक वाली में, और नोटबुक पुस्तक में आप इसे बनाएंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इस चीज का ध्यान रखना, जितने नंबर थ्योरी के होते हैं उतने ही चित्र बनाने के हैं। अगर डायग्राम अच्छा बन गया, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, तो एग्जामिनर ये समझ करके कि बच्चे से चित्र बनाना अच्छा रहा है तो उसको एक्सप्लेन भी बढ़िया कर देगा, वो आराम से उसको डिस्क्राइब कर सकता है। जिस विद्यार्थी से अच्छी तरह से डायग्राम बनाना आ रहा है, उस डायग्राम की सहायता से अगर चाहे तो बहुत बढ़िया उसको एक्सप्लेन कर सकता है, पूरी तरह से उसकी डिस्क्राइब कर सकता है, पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्योंकि सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। और इसकी कार्य प्रणाली पूरी नियों की तो लिख देगा, जैसे कि भाई सबसे पहले ऊपरी महाशिरा के द्वारा शरीर के ऊपर के अंगों से रुधिर आएगा, निचली महाशिरा के द्वारा नीचे के शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर यहाँ पर जाएगा, किसमें दाएं आलिंद में बढ़ जाएगा, नाम लिखा हुआ है दाएं आलिंद, दाएं आलिंद बढ़ गया। ये दाएं आलिंद में लगने वाली जो कपाट है, आलिंद निलय कपाट, ये बंद हो जाएंगे। जब ये बढ़ जाएगा पूरी तरह से, तो
कैसे हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जैसे ही अशुद्ध रुधिर इसमें प्रवेश कर रहा है, यहाँ से प्रवेश कर रहा है, नीचे से इसमें प्रवेश कर रहा है, पीछे होके नली है, ये आलिंद ऊपर निरे ऊपर रहता है, इसके पीछे से होके इसमें डली हुई है आकर के, यहाँ से इसके द्वारा ये जो अर्धचंद्राकार आपको दिख रहे हैं ये यूं बंद रहते हैं। अब ये एक कोष्ठक हो गया आपका, इस कोष्ठक में रुधिर भर गया, अशुद्ध रुधिर भरा हुआ है, जैसे ही ये कोष्ठक पूरी तरह भरता है ये यहाँ से खुल जाते हैं और रुधिर इसमें से सीधा नीले में गिर जाता है, नीले में गिर गया। जैसे ही नीले पूरी तरह से भरता है ये तो बंद हो जाते हैं पुनः, और ये जो अर्धचंद्राकार आपको यूं दिख रहे हैं इस तरह की स्थिति में ये अर्धचंद्राकार, ये दोनों पहले यूं बंद रहते हैं और ये अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, यहाँ से खुल जाते हैं। जब अर्धचंद्राकार खुल जाते हैं यहाँ उसी समय क्या होता है, दायां नीले यानी संकुचन करता है, यहाँ से निकल करके सीधा ये रुधिर यहाँ से ऊपर क्योंकि फेफड़ों के लिए यहाँ गया और इधर की तरफ से होता हुआ ये फेफड़ों के लिए चला गया, बाएं फेफड़े में और दाएं फेफड़े में अशुद्ध रुधिर चला जाता है। उसी के साथ यहाँ से दाएं फेफड़े की तरफ से एक नलिका प्रवेश करती है, इसको कहते हैं कुर्सी शिरा, इसके माध्यम से यहाँ आते हैं, ये कपाट बंद रहते हैं, उस समय ये कपाट बंद रहते हैं, जब ये बढ़ता है यहाँ से खुल करके सीधा यहाँ आ जाता है, जैसे ही इसे खुलता है ऊपरी महाधमनी के द्वारा ऊपर के अंगों में, निचली महाधमनी के द्वारा शरीर के नीचे के अंगों में रुधिर चला जाता है। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा, इसी के साथ ही आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण की जाती है। धन्यवाद।